दोस्तों इस समय हम लोग नेक्स्ट आईएएस की एक टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग अच्छी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये हम लोग सेक्शनल सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शनल सीरीज का मतलब दोस्तों सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। पहली टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री से सॉल्व किया, दूसरी साइंस से, और आज ये जो हम लोगों ने अपने ये तीसरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं, यह शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी से संबंधित यानी राज व्यवस्था से संबंधित है। जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे सब पॉलिटी से संबंधित मिलेंगे। जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं, हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न बनाकर आपको इस तरह से कंसेप्चुअल तरीके से आपके सामने एक्सप्लेनेशन किया गया है कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे, थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि दमदार प्रश्न है, कंसेप्चुअल प्रश्न है, आपका बहुत सारा कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा। और दोस्तों आप यहां से फ्री पीडीएफ भी पा सकते हैं। आप टेलीग्राम पर हमारे जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से फ्री में आप ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दोनों टेस्ट सीरीज हुए हैं उसका आपको मिल जाएगा, ये आज वाला आपको कल मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी परीक्षा की एग्जाम देते हैं, प्रश्न को इस तरीके से तोड़ तोड़ कर निचोड़ कर बताया जाता है कि जिससे आप कोई भी पेपर दें, एकदम लोअर से हायर तक आपको जाके डीप में बताया जाता है। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी ये इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। बहुत अच्छा, हम लोग देखते हैं पहले वाले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न आपको प्रस्तावना से संबंधित पूछा जा रहा है, प्रिएम्बल से रिलेटेड सवाल। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, पढ़ के बताइए कि वो सही कितने हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। पहले आप ये पहले वाले स्टेटमेंट को देखिए जिसमें आपसे कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो मेरे भाई ये बात गलत है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। पहले केशवानंद भारती वाला जो केस हुआ 1973 में, इसके पहले नहीं माना जाता था, लेकिन दोस्तों इस केस में यानी केशवानंद भारती वाले केस के बाद प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाने लगा और कहा गया कि यह अनुच्छेद 368 के तहत इसे संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए। तो ये वाला गलत है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो थे कौन से? सपा। सपा मतलब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बंधुत्व पहले से था, ये नहीं जोड़ा गया था, तो ये गलत हो जाएगा। आपका सही केवल स्टेटमेंट 2 है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग यही दूसरे वाले स्टेटमेंट को देखें तो बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान देंगे। कह रहे हैं भारत के संविधान के संदर्भ में, एक सेकेंड, तो ये दूसरे वाले सवाल को देखिए, बहुत ही गजब का कंसेप्चुअल सवाल है। आपसे कह रहे हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? शक्तियों के पृथक्करण यानी विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्तियों के अलगाव के बारे में। तो आप लोग जानते हैं डीपीएसपी का ये अनुच्छेद 50 जो बताता है कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव की बात करता है। ये तो है दोस्तों अलगाव की, ये पृथक्करण की बात करता है। दूसरा वाला देखेंगे अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 दोस्तों यही कहता है कि अदालत जो है संसदीय कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। तो यस, ये भी बात सही है। और अनुच्छेद 361 में तो आप लोग जानते हैं, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल को मतलब इसमें गिरफ्तारी वगैरह से छूट दिया गया है, क्योंकि ये अदालती कार्रवाई पर और ये तीसरे वाले को देखिए, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 जानते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विभिन्न मामलों से कार्रवाई से मुक्त रखा गया है कि ये लोग अदालती का चक्कर न लगाएं। ये लोग क्योंकि अपने देश और प्रदेश के मुखिया हैं, तो ये लोग अपना काम करें, इनको अदालती का चक्कर न लगाना पड़े। तो ये भी दोस्तों इनको भी अलग रखा गया है। और यहीं पर आप चौथे वाले को देखेंगे जो अनुच्छेद 324 है, यह चुनाव आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों ये नहीं होगा। शुरुआत के 1 2 3 आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये तीसरे वाले को देखें तो यहाँ दोस्तों धन विधेयक से रिलेटेड बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? तो कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। पहले वाले को पढ़ेंगे दोस्तों, ये आप लोग को थोड़ा सा जानते होंगे, धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल, जो आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो आप लोग इस इतना तो पता होगा, किसी विधेयक के धन विधेयक होने के संबंध में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है, यस, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये वाला मामला, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका एकदम सही है।
अब दोस्तों हम दूसरा देखें तो कह रहे हैं राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है। तो दोस्तों संशोधन सुझा सकती है, लेकिन उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो आप दूसरे स्टेटमेंट को सबसे पहले देखिए, जिसमें कह रहे हैं कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन सुझा सकती है। तो दोस्तों सुझाव तो दे सकती है, लेकिन वो सुझाव बाध्यकारी नहीं होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। धन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, नहीं मेरे भाई, यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। तो आपका केवल 1 और 2 सही हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम ये चौथे वाले में देखें तो यहां पर कह रहे हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संदर्भ में, प्रस्तावना से रिलेटेड सवाल दिए हैं, कह रहे हैं उनको हमें क्रम में बताना है। तो दोस्तों आप प्रस्तावना को यदि पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोग जानते हो प्रस्तावना में पहले आपको लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। उसके बाद आपको न्याय की बात किया गया है, 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, फिर न्याय 3 प्रकार की न्याय बात किया गया है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की आपको स्वतंत्रता की बात किया गया है। 2 प्रकार की मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया गया है। इसके पहले तो समाजवादी है, यानी समाजवादी पहले आएगा, यानी सबसे पहले ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा दोस्तों, ये स्वतंत्रता जो दिए गए हैं 5 प्रकार के, ये आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों अवसर की समानता है, यानी 1 दिया गया है। फिर अंत में आपको दोस्तों ये चौथा वाला मिलेगा। तो 2 3 1 4 आपका यही वाला ऑर्डर हो जाएगा। तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे हम यहाँ 5वें वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं कौन सी समिति भारत के संविधान में उल्लिखित है। तो हम तो जानते हैं 3 समितियां हैं। प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी समिति यही है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति और लोक लेखा समिति, इनमें दोस्तों 22 सदस्य होते हैं। 22 में से दोस्तों 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। दोस्तों ये सब जो समितियां बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि दोस्तों संसद के पास भारी भरकम काम होता है, समय का अभाव होता है, उनके पास योग्य व्यक्ति भी नहीं होते हैं जिससे वो गहन विषयों पर दोस्तों चर्चा कर सके। तो इसलिए इनका संविधान में कोई चर्चा तो नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर या डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो 5वें का आपका डी हुआ। दोस्तों अब हम ये देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को, जो आपके जनजाति सलाहकार परिषद से संबंधित है। जनजाति सलाहकार परिषद क्या होते हैं? क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से कहा गया है कि इसका 2/3 का इसका मतलब क्या हो गया कि 15 सदस्य जो है राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही कह रहे हैं कितने होने चाहिए? तो 15 होने चाहिए। आगे दोस्तों अगर हम लोग ये 7वें वाले को देखें तो गजब का सवाल यहाँ दिया है। देखें, कह रहे हैं कथन पर विचार करके बताना है सही क्या है। जरा देखें, कह रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन पंचायतों में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है, उनकी संख्या के अनुपात में, और साथ ही साथ महिलाओं के भी 1/3 यानी 33% सीटों का रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये भी आप समझ लिए, ये सही है। दूसरा वाला कह रहे हैं 73वां संविधान संशोधन जिला योजना समितियों के गठन का प्रावधान करता है। 73वां नहीं, ये 74वां करता है, जो शहरी निकाय से संबंधित है। तो ये अलावा यहाँ पर ये तो गलत हो गया। ये तीसरे वाले में कह रहे हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये 5वीं अनुसूची पर लागू नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों 5वीं अनुसूची के लिए पेशा कानून लाया गया था। पेशा दोस्तों क्या था कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसे, जो 1996 में आया था दोस्तों। तो 1 और 3 आपका सही हुआ, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 1 और 3। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 8वें वाले को देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ आपको कई सारा फैक्ट जानने को मिलेगा। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अनुच्छेद 143 और अनुच्छेद 137 बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 143 का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने की जो शक्ति दी गई है, यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। तो ये बी वाला हमारा 1 पे चला जाएगा। और 137 को हम लोग पढ़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं जो निर्णय दे दिया अटल है,
उसे भी वो बदल सकता है। तो ये वाला आपका यहाँ पर चला आएगा। अनुच्छेद 143 जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कानून घोषित करता है वो सभी न्यायालयों, भारत में जितने भी न्यायालय हैं सबके लिए अप्लीकेबल होता है। तो बचा एक हमारा ये 31, ये वाला यहाँ चला आएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, यानी 1-2 उल्टे हैं, 3-4 सीधे सीधे हैं। तो 1-2 उल्टे हैं, 3-4 सीधे सीधे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ये वाला। बहुत अच्छा। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ ये 9वें वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या तय करने का अधिकार किसके पास है। सिंपल सा सवाल है, संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते हैं 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 थे, लेकिन 2019 में इसे बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 31 अन्य न्यायाधीश। तो संसद के पास है ये शक्ति। 10वें वाले में दोस्तों अगर हम लोग देखें तो डीपीएसपी से रिलेटेड यहाँ आपसे कुछ कह रहे हैं। डीपीएसपी के संदर्भ में बात जो दी गई है उसके पढ़कर बताना है सही क्या है। तो पहले वाले में कह रहे हैं वे न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य हैं। नहीं मेरे भाई, ये सरकारों की इच्छा पर छोड़ा गया है। आप इसे कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते। तो एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। तो इसका मतलब इसको आप काट सकते हैं। यानी उनका उद्देश्य, किनका, डीपीएसपी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। नहीं मेरे भाई, ये राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है। इनका उद्देश्य दोस्तों ये है कि ये सामाजिक लोकतंत्र, एक तरह से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकें। तो सामाजिक और आर्थिक की बात किया गया है अम्मा, तो इसमें लोकतंत्र की बात नहीं है, ये भी गलत है। उनमें गांधीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांत हैं, बिल्कुल हैं। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ये केवल 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ये 10वें का बी। बहुत अच्छा। आगे हम अगर यहाँ पर देखें 11 वाले में, तो भारत में संपत्ति का अधिकार अब क्या है। पहले तो दोस्तों एक मौलिक अधिकार था जिसे दोस्तों निकालकर अनुच्छेद 300 ए में डाल दिया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे, अनुच्छेद 300 ए में। अब इसे दोस्तों अनुच्छेद 300 ए में डालकर इसे क्या कर दिया गया है दोस्तों, एक संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कह रहे हैं एक तरफ आपको दिए गए हैं संविधान की उधार ली गई, जिसे कहा जाता है कि अपना भारतीय संविधान उधार के ली गई है बातें सब विभिन्न देशों से, और एक तरफ देश हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, हेर फेर दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर ये हो जाएगा। समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से ली गई है, और गणराज्य तो ये फ्रांस से लिया गया है। तो ए वाला 3 पर जाएगा, बी वाला 2 पर। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। आगे दोस्तों हम लोग देखें 13 वाले में कैबिनेट समितियों के बारे में बात किया जा रहा है। कैबिनेट समिति आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व किया जाता है इसे। तो वे प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा गठित की जाती हैं। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी फैसला लेना हुआ तो जो टॉप के जो लीडर्स होते हैं वो बैठकर वो अपना एक समिति बना लेते हैं, उस पर वो फैसला लेते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देखें अगर हम लोग ये 14 वाले में, तो इसमें दोस्तों क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वे राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में उल्लिखित और मौलिक कर्तव्यों में, एक सेकेंड। तो देखिए प्रश्न संख्या ये 14 वाला बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान देंगे। कह रहे हैं कि कौन सा केवल, यहां ध्यान दीजिए, केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी में उल्लिखित हैं और मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। तो यानी मौलिक कर्तव्य वो नहीं होना चाहिए, केवल डीपीएसपी में होना चाहिए। तो अगर सबको पढ़ोगे तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की बात किया गया है, ये तो दोस्तों हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उनमें दिया गया है। ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, 9वें वाले में दिया गया है। तो ये नहीं है। तो तीसरा जहां नहीं है, तीसरा जहां दे दिया है उसे आप काट सकते हैं, कहीं नहीं दिया है। तो बाकी सब है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, कृषि पशुपालन करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब डीपीएसपी में है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। तो आपका 1, 2, 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 कहां पर है, डी में है। 14 का आपका यहाँ पर डी हो जाएगा के सामने। तो यहाँ कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो जरा देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पहले वाले स्टेटमेंट में जो आपसे कह रहे हैं कि लोकसभा के विघटन के बाद भी अध्यक्ष पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। बिल्कुल सही है दोस्तों, लोकसभा का विघटन तो हो गया, लेकिन कोई इमरजेंसी आ गया देश में
तो उसमें कौन बैठक करेगा, इसलिए अध्यक्ष वहां पर पद पर बने रहते हैं जब तक कि कोई नया अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता। ये बात तो यहाँ पर सही है। यह अध्यक्ष, यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता तो वह तुरंत अपना पद खो देता है। ऐसा नहीं है, वो पद पर बना रहता है जब तक कि दूसरा न आ जाए, तो ये गलत है। तो आपका ऑप्शन केवल ए हो जाएगा। आगे दोस्तों ये 16 वाले को हम देखें। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 16 वाले को देखिए, बड़ा ही गजब का सवाल है। कह रहे हैं भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन न्यायोचित अधिकार है। न्यायोचित अधिकार मतलब हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिसका उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये शिक्षा का अधिकार है जो अनुच्छेद 21A में दिया गया है। और काम का अधिकार दोस्तों ये तो डीपीएसपी है, अनुच्छेद 41 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जानते हैं, अनुच्छेद 32 में दिया गया है ये। तो 1 और 3 केवल यहाँ पर ऐसा है, और दूसरा तो दोस्तों डीपीएसपी है। तो 1 और 3 हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो न्यायोचित अधिकार है इस प्रश्न के हिसाब से। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन बी। आगे दोस्तों हम 17 वाले को अगर देखें यहाँ, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कौन सी विशेषताएं आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं मानी जाती हैं। दोस्तों अब जरा प्रश्न संख्या 17 वाले को देखिए, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि कौन सी वो विशेषताएं हैं जो आमतौर पर संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं नहीं मानी जाती हैं। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या मतलब होती है दोस्तों, संघीय व्यवस्था का मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो ये दोहरी राजनीति, यस दोहरी राजनीति होती है तो संघीय व्यवस्था मानी जाती है। तो हमें इसमें वो बताना है जो नहीं मानी जाती है। तो ये तो है भाई, दोहरी राजनीति होनी चाहिए, आप ऊपर रहिए हम नीचे रहें। शक्तियों का पृथककरण हो, यह शक्तियों का बंटवारा हो जाए, आपको यहां तक रहना है, हमें यहां तक रहना है, ये भी सही है। अब दोस्तों यहां तीसरे वाले को देखिए, कह रहे हैं कि मजबूत केंद्र सरकार। नहीं मेरे भाई, केंद्र सरकार जितना ज्यादा मजबूत होगी उतना संघीय व्यवस्था कमजोर होगा, उतना वो राज्यों की शक्ति देने से कतराएंगे। तो दोस्तों ये वाला तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं यहाँ, यानी ये आवश्यक विशेषता संघीय व्यवस्था से संबंधित नहीं है, संघीय व्यवस्था से रिलेटेड नहीं माना जाएगा ये। तो चौथे वाले में कह रहे हैं अखिल भारतीय सेवाओं की उपस्थिति। यस, अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं दोस्तों, उससे भी ये संघीय व्यवस्था कमजोर होती है, क्योंकि आईएएस आईपीएस ये लोग सरकार के इशारे पर काम करते हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं कौन सी विशेषता नहीं होगी, 3 और 4 नहीं होगा, बाकी 1 2 तो है, ऑप्शन सी होगा। आगे दोस्तों ये 18 वाले में जो आपसे कह रहे हैं, संसद में कोरम, कोरम का मतलब एक तरह से कोटा होता है, यानी मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम संख्या कितनी होगी। तो संसद में कोरम से संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि सही क्या है। दोस्तों जरा देखें हम लोग, पहले वाले में कह रहे हैं इसे कुल सदस्यों की 1/4 के रूप में परिभाषित किया गया है। नहीं मेरे भाई, 10% के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी 1/10वां भाग, यानी जितने भी सदस्य हैं, जैसे मान लीजिए 545 सदस्य हैं, इनमें से 54.5 यानी 55 लोग रहेंगे तभी संसद चलेगी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, 1/4 नहीं बल्कि दोस्तों ये 10% है, 1/10वां भाग। दूसरा वाले में कह रहे हैं यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन स्थगित या निलंबित कर दिया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। तीसरे वाले में कह रहे हैं पीठासीन अधिकारी को कोरम में गिना जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल गिना जाता है कोरम में। ये जो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष जैसे मान लीजिए हो गया, इनको गिना जाता है। हालांकि ये मतदान नहीं करते, जब मतदान वोट दोनों तरफ बराबर होता है तभी करते हैं, लेकिन ये इनको गिन लिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 में आपका ये बी हो जाएगा। कह रहे हैं सही क्या है, तो ये एक को छोड़कर 2 और 3 सही है, बी हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर देखें हम 19 वाले में, तो कह रहे हैं यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करता है, किसको, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, जितनी भी संस्थाएं हैं वो अपना रिपोर्ट ज्यादातर इक्का दुक्का छोड़कर अपना रिपोर्ट वो राष्ट्रपति को ही सौंपती है, और राष्ट्रपति उसे संसद के दोनों पटल पर रखवाते हैं। तो आप समझ लीजिए इसको। आगे दोस्तों देखें हम लोग यहाँ 20वें वाले में, तो आपको यहाँ मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है। जैसे सरकार का एक कर्तव्य दिया गया है डीपीएसपी, ऐसे हम नागरिकों का कर्तव्य है कि मौलिक कर्तव्य दिया गया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वे भारत के सभी नागरिकों और विदेशियों पर लागू होते हैं। नहीं मेरे भाई, विदेशियों पर नहीं लागू होते हैं मौलिक कर्तव्य, ये केवल अपने देश के जो नागरिक हैं उन्हीं पर लागू होता है। तो ये तो आपका गलत हो गया।
दूसरे वाले में कह रहे हैं वे कानून की अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। नहीं, जिस तरह से आप डीपीएसपी को कानून के द्वारा अदालत से अगर लागू नहीं करवा सकते, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य को भी अदालतों के द्वारा लागू नहीं करवा सकते। तो दोनों के दोनों यहाँ पर गलत हैं। आगे देखें कह क्या रहे हैं कि उन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। जी बिल्कुल जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समझ गए होंगे। तो केवल 3 आपका यहाँ पर सही होता है। ऑप्शन ये 3 आपका सही है, क्योंकि कह रहे हैं सही क्या है, तो सही केवल 3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं यहाँ 21 वाले को देखें, तो पीआईएल से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत में जनहित याचिका यानी पीआईएल की अवधारणा सबसे अधिक निकटता किससे जुड़ी है? तो पीआईएल का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप किसी भी कहीं अन्याय किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहा है और आपसे उसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तो आप उसकी सहायता कर सकते हैं, उसका केस उसकी तरफ से आप केस कर सकते हैं। तो ये लोकस स्टैंडी की कंसेप्ट से संबंधित है। लोकस स्टैंडी का दोस्तों मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये जान लेंगे तो आपको काम देगा। लोकस स्टैंडी का दोस्तों मतलब ये है, यह एक लैटिन भाषा है, यह एक लैटिन मतलब लोकस स्टैंडी एक लैटिन वाक्य कह सकते हैं, लैटिन वाक्य है, जिसका मतलब होता है दोस्तों अदालत में खड़े होने का अधिकार किसी की भी तरफ से। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। 22 को चुनाव आयोग से संबंधित दोस्तों आपको स्टेटमेंट कुछ दे दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि इसमें सही क्या है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पहला वाला स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं चुनाव विवादों से संबंधित मामलों में इसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं, बिल्कुल हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो कह रहे हैं यह दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों ये नहीं लेते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो लेते हैं, या जो मतलब विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो लेते हैं। तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कह रहे हैं यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। 4 तरह के मुख्य रूप से चुनाव करवाता है जो इलेक्शन भारत का चुनाव आयोग। कौन कौन? एक दोस्तों लोकसभा और विधानसभा, और उसके साथ साथ यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ 4 तरह के चुनाव करवाते हैं यहाँ। तो ये वाला सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देखें अगर ये 23 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कह रहे हैं कि विशेषता, आपको कौन सी विशेषताएं भारतीय और ब्रिटिश दोनों संविधान में पाई जाती है। तो दोस्तों इससे एक सवाल बनता है बहुत अच्छा कि भारतीय और ब्रिटिश संविधान में अंतर क्या है। देखिए अपने इंडिया का क्या होता है, इंडिया में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है, लेकिन ब्रिटिश में वहां पर लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का मतलब वहां का जो देश का मुखिया होता है वो वंशानुगत चुना जाता है। हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति मुखिया होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं, उनके लिए चुनाव होता है। लेकिन इंग्लैंड में वो वहां का मुखिया वंशानुगत रूप से चुना जाता है, चुनाव के माध्यम से नहीं। तो यही कह रहे हैं पहले में संसदीय शासन प्रणाली, तो यस हमारे यहाँ भी है और उनके यहाँ भी है। मौलिक अधिकार, उनके यहाँ मौलिक अधिकार दोस्तों नहीं है, दोस्तों उनके मौलिक अधिकार वहां पर कानूनी एक तरीके से दोस्तों उसे संसद के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। कानून का शासन वहां भी है, एकल नागरिकता वहां भी है, यहाँ भी है। केवल 2 नहीं होगा दोस्तों, और बाकी सब हैं, तो 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बाकी आगे हम देखते हैं क्या है 24 वाले में क्या है। 24 वाले में दोस्तों आपसे ये प्रश्न संख्या जो 24 वाला है, इनमें कह रहे हैं कथन पर विचार करके बताना है कि सही क्या है। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो संविधान संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार देता है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखेंगे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और देश में केवल 25 ही हाई कोर्ट हैं। इसका मतलब यही हुआ कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कोर्ट बनाया जा सकता है, तो ये सही है। दूसरा वाला करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों उच्च न्यायालय की बात करना, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन भारत की संचित निधि से नहीं बल्कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक अंतर होता है कि इनको जो पेंशन मिलती है, पेंशन भारत की संचित निधि से मिलता है। क्योंकि दोस्तों जगह जगह राज्यों में काम किए रहते हैं, राज्य झगड़ा कर लेंगे कि भाई उनके यहाँ काम किए, हमारे यहाँ तो थोड़े ही दिन थे, हम क्यों पेंशन दे। तो इसलिए भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दिया जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पर दोनों के यानी हमारा ये कौन सा, ये तो वाला तो सही हो गया, ये दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही है, तो केवल एक हो जाएगा।
तो कौन सा सही है? तो सही के मामले में दोस्तों कौन सा सही है? केवल एक सही है। 24 ये प्रश्न संख्या 25। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 25 आपको दिया है, बेहतरीन प्रश्न है ये। कह रहे हैं कि अनुच्छेद 371 एफ, अनुच्छेद 371 एफ, जिसमें किसी विशेष भारतीय राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, यह निम्नलिखित किस पर लागू होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 371 एफ के जरिए सिक्किम को, ये भारत को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी जान लीजिए। ट्रिक भी ऐसा होता है, सिक्किम से मान लीजिए सिक्का सिक्का हम लोग जेब में लेते हैं तो गिर जाता है, यानी फाल हो जाता है। तो एफ से फाल, एफ से यहाँ पर सी से सिक्किम से सिक्का, एफ से फाल। तो ये दिमाग में रखे रहेंगे आप। एक सेकेंड यार। तो अब हम देखते हैं ये प्रश्न संख्या ये 26 को, जिसमें आपसे कह रहे हैं आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन पर विचार कर लीजिए। विचार करके बताना है कि आखिर ये सब बातें किसके संदर्भ में कही जा रही हैं। तो पहला वाला देखोगे, सार और तत्व का सिद्धांत। ये क्या होता है कि जब समवर्ती सूची को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच झगड़ा होता है तो कोर्ट इस पे जांच करता है और अपना फैसला देता है। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों से संबंधित हो गए। दूसरा वाला में छद्म विधान का सिद्धांत है। छद्म विधान का सिद्धांत, जब कोई राज्य किसी कानून को न मानकर अपना कानून एक बनाता है, जैसे अगर योगी जी कहें कि ये इनकाउंटर सही है, इसको अदालत नहीं जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये छद्म विधान का सिद्धांत हो गया। विरोधाभास का सिद्धांत, अगर किसी विषय पर केंद्र भी कानून बना रहा है, राज्य बना रहा है, तो किसका कैसे लागू होगा, तो ये बात आती है यहाँ पर। तो ये विरोधाभास का सिद्धांत है, यानी ये सब केंद्र और केंद्र राज्य के विधायी संबंध की बात किया जा रहा है ये सब। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये 27 वाले में जो आपसे कह रहे हैं, ये संवैधानिक संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन से रिलेटेड आपको जो स्टेटमेंट दिए हैं बताना है सही क्या है। तो पहला आप देखेंगे कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नहीं मेरे भाई, संविधान संशोधन जब होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ये याद रखेंगे। ये और पहला वाला गलत है। दूसरा वाला कह रहे हैं संसद के किसी भी सदन में संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है, ये बात सच है, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। तीसरे वाले में कह रहे हैं संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक होती है। तो नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति की पहले से संस्तुति आवश्यक नहीं होती है, लेकिन बाद में जब दोनों में पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति का दोस्तों उससे मुहर जरूरी होता है। तो ये वाला यहाँ पर, ये तीसरा वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका 27 का केवल दोस्तों ये दो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। आगे अगर हम यहाँ 28 वाले को देखें तो एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिल रहे हैं, हालत खराब कर देने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सभी चुने हुए विधायक, सभी चुने हुए सांसद, यानी मनोनीत वाले नहीं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें केवल सांसद चुनाव वोट देते हैं, और सांसद में दोनों सांसद यानी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड दोनों। तो यहाँ पर कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर देखा जाए यहाँ ये 28 हो गया। 29 वाले में दोस्तों मिलान से संबंधित प्रश्न है, हम लोग बड़े ही आसानी से इसको मिलाएंगे, देखते हैं कैसे मिलेगा ये। देखें एक तरफ यहाँ पर कुछ आपको मामले यानी केस दिए हैं और उनकी प्रासंगिक वर्ष कब तक है ये दिया है। तो दोस्तों आंख मूंद कर आप केशवानंद भारती के पास जाएंगे तो सबको याद होगा भाई, ये 1973 में आया था। तो सी वाला 4 के पास जाएगा, तो सी वाला 4 के पास दो जगह दिया है, तो आप इसे काट सकते हैं। आगे दोस्तों एक मदर मिनर्वा वाला है तो 80, तो ये सबकी माँ उम्मीद करते हैं कि 80 के पार जाइए, तो ऐसे आप कुछ बना लेंगे। तो ये मदर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये 1980 में आया था। तो डी वाला एक पे चलाएगा, तो डी वाला यहाँ पर भी एक दिया है, काम नहीं बना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया है हमें गोलकनाथ बना पंजाब वाला मामला, तो ये 1967 में हुआ था ये। और बाकी आपका ये को हो जाएगा दुराई राजन चंपकम दुराई राजन का मामला, ये 1951 में। तो आपका ए वाला 3 पे गया, ए वाला 3, बी वाला 2, ये बी हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे यहाँ पर हम अगर देखें ये 30 वाले में, तो दोस्तों ये कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन दिया है, कारण दिए गए हैं, बताना है सही क्या है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास
दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार है। जी दोस्तों बिल्कुल, आप जानते हैं केंद्र में लोकसभा, राज्य में जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनके पास ये दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने का उनके अधिकार होता है, सही है। अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। नहीं मेरे भाई, यही तो गलत है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में दोस्तों ये बात कही गई है कि स्पीकर की जो निर्णय होता है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि अध्यक्ष जिसको चाहे उसके अयोग्य बना दे, उसकी समीक्षा नहीं हो सकती, समीक्षा होती है। तो आपका ए सत्य है, आर असत्य, सी हो जाएगा आपका। तो प्रश्न संख्या अगर 31 वाले को अगर आप देखेंगे तो इसमें करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संदर्भ करता है। तो अनुच्छेद 301 आप लोग जानते हैं, ये मुक्त अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। यानी आप भारत के किसी भी राज्यों के बीच आप किसी भी राज्य में बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। 32 वाले को अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ कह रहे हैं कि संसद में स्थगन प्रस्ताव। तो संसद में स्थगन प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, कि संसद चल रही है, कोई बड़े मुद्दा आ गया है देश में, उसको उठाना हो तो उसकी जो संसद चल रही है उसको रोककर उस मुद्दे को उठाना। तो यही है यहाँ पर। इसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, ये सही है। स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है। तो ये वाला मामला तो सही होगा, पहला वाला सही है। आगे देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इसके लिए लोकसभा में कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो यहाँ 1/4 का समर्थन आवश्यक नहीं है, सिर्फ कहा गया है 50 लोगों को इसको समर्थन होना चाहिए, कम से कम 50 सदस्य इसके स्थगन प्रस्ताव के समर्थन में हो। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है। तो इससे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। तो नहीं मेरे भाई, राज्यसभा को जवाबदेही थोड़ी तय करता है, केवल लोकसभा करता है, तो इसलिए इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, केवल एक आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये प्रश्न संख्या 33 वाले को, जिसमें कह रहे हैं कि कौन सा संशोधन अनुच्छेद 361 के दायरे के बाहर माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग कहा पढ़े होंगे अगर ये वाले को, अनुच्छेद 3 को, तो कहा जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश होता है तो उसी के तहत होता है, किसी राज्य का नाम बदलता जाता है तो उसी के तहत होता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उसी के तहत होता है। तो अनुच्छेद 368 के बाहर यानी होते हैं ये, यानी ये सब जो संशोधन होते हैं, बदलाव होते हैं, ये सब अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होते हैं। तो सभी के सभी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ, 33 का आपका ऑप्शन सी। आगे अगर हम लोग देखें ये 34 वाले को, तो देखें इसमें 8वीं अनुसूची से संबंधित बात कर रहे हैं। कह रहे हैं 8वीं अनुसूची के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही क्या है बताना है, सही उत्तर देनी है। तो पहले वाले को देखें, कह रहे हैं इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। यस, पहले मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, बाद में इसमें जोड़ा गया है और तो 22 भाषाएं हो गई है 8वीं अनुसूची में, सही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक सेकंड, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने से किसी भाषा को आधिकारिक यानी ऑफिशियल दर्जा मिल जाता है, जो कि दोस्तों गलत है। भाषा में दोस्तों उसको ऑफिशियल दर्जा दिलाने के लिए अनुच्छेद 343 में बातें की गई है। ऐसा नहीं कि आप उसे 8वीं सूची में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक उसे ऑफिशियल दर्जा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो ये गलत है, तो हम कह सकते हैं इसे काट देंगे तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर मिल जाएगा। तो मूल संविधान में 16 भाषाएं थी, नहीं थी, 14 भाषाएं थी, जो कि मैं पहले ही बता दिया। तो प्रश्न संख्या ये अब 35 वाले को देखें, तो कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों को किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर आपका। आगे अगर देखें हम ये निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधायिका है। तो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है जहां पर विधायिका है। तो यस, यानी जहां पर मुख्यमंत्री होता है। तो ये पुदुचेरी में भी है, अभी दिल्ली में भी है और जम्मू कश्मीर में भी बात की है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका तीसरा केवल नहीं होगा, 1 2 4 हो जाएगा आपका। 36 का कौन हो जाएगा, 1 2 4 यानी ऑप्शन बी। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 37 वाले में, तो कथन कारण से रिलेटेड सवाल है। तो कथन में कह रहे हैं दोस्तों, कथन दिए हैं, कारण पढ़ के बताना है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों की जांच नहीं कर सकता।
तो दोस्तों ये बात तो यहाँ पर सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार किसी न्यायालय के समक्ष लंबित जो पेंडिंग मामले हैं उसकी जांच नहीं कर सकता, ये तो सही है। आगे देखें, कारण में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास केवल अनुशंसात्मक शक्तियां हैं और कोई न्यायिक क्षेत्राधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों बातें सही हैं, और लेकिन एक दूसरे से ये कनेक्ट नहीं हो रही, यानी ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यही बात, यहाँ पर ये आपका केवल दोनों सही है लेकिन वो स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो आप सब बी हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पर हम लोग देखें ये 38 वाले को, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है, यानी किन मामलों में यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। तो अनुशंसात्मक मामलों में भी लिया जाता है, भर्ती संबंधित नियम बनाने के लिए किया जाता है, आप लोग जानते हैं। सिविल पदों पर सभी, कहीं पर भी अगर आपको सभी, केवल, मात्र ये सब दिखे तो वहां सतर्क हो जाइए, यानी सभी पदों की नियुक्ति के संबंध में ऐसा नहीं है, कुछ ही ऐसे पद होते हैं जहां पर जैसे उनको जैसे आईएएस आईपीएस ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए इनसे मतलब परामर्श लिया जाता है, बाकी सभी पर नहीं। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हुआ, तो आप इसको कट कर देंगे। अधिकारियों को पदोन्नति यानी प्रमोशन और स्थानांतरण के मामले में, तो 1 2 4 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का आपका बी हुआ। आगे दोस्तों देखते हैं, प्रश्न थोड़े से दमदार हैं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाए रहेंगे। आगे देखें, अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं विभिन्न राज्यों के बीच जो नदियां हैं उनके पानी को लेकर जो विवाद होता है, उन विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया गया है दोस्तों। ये अनुच्छेद, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे अनुच्छेद 262 में भी ये मामला सब दिया गया है। आगे समझ, अब हम देखते हैं ये प्रश्न संख्या 40 को, बहुत अच्छा सवाल है, ये राजनीतिक दलों से संबंधित है। तो कह रहे हैं भारत में जो राजनीतिक दलें हैं यानी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसके संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है। तो देखें, पहला वाले में दोस्तों जानते हैं भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से ये राजनीतिक दलों के बारे में उल्लेख नहीं करता है, ये बात सच है। और भारत में राजनीतिक दल भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यस, कई पार्टियों को चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त करता है, ये भी सही है। सी वाले को देखें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भारत में राजनीतिक दलों के कामकाज को कंट्रोल करता है, तो ये भी सही है, सब सही है यहाँ पर, ये तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर देखें 41 वाले में, तो कह रहे हैं भारत में संसदीय मंचों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो भारत में जो संसदीय मंच होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। उनका उद्देश्य दोस्तों संसद के दोनों सदनों के विवादों का निपटाना। यस, इसका तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। अब बजट तैयार करने में सहायता करना, नहीं, इसका भी यही काम नहीं है। विशिष्ट मुद्दों पर केंद्रीय चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। यस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखें 42 में जो आपसे कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं भारतीय संसदीय प्रणाली में विप आप लोग जानते होंगे, बड़ा अच्छा टर्म है ये। भारतीय संसदीय प्रणाली में विप के संबंध में कथन विचार कीजिए। विप क्यों होता है दोस्तों, कोई पार्टी विप इसलिए लाती है कि अपने सदस्यों को ये कहती है कि आपको हम जहां कहें वही वोट देना है। अगर आपने विप जारी कर दिया पार्टी, उसके बाद वो पार्टी के नियम के बाहर जाकर अपना कोई कार्य करते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो संविधान में विप की स्थिति का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो विप का उल्लेख तो नहीं किया गया है, ये तो एक बनाया गया कानून है। विप सदन में मतदान के दौरान पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करती है, बिल्कुल यही अभी आपको मैंने बताया। विप का उल्लंघन 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का कारण बन सकता है, बिल्कुल। 2 और 3 आपका यहाँ सही हुआ, 42 का बी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये प्रश्न संख्या 43 में, जिसमें कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संसद की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है उसके संबंध में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि सही क्या है। तो आखिर ये संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, जैसे कोई कानून आया, ये कानून दोस्तों जैसे लोकसभा में ये पास हो गया, लेकिन दोस्तों राज्यसभा में जाके अटक जाता है, राज्यसभा में नहीं पास हुआ, तो इसके लिए दोनों सदस्यों को, लोकसभा और राज्यसभा के दो इकट्ठा करके इनको जो है फिर से मतदान करवाया जाता है, तो यही है। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए नहीं, चुनाव करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। दूसरा देखें तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए नहीं, इसके लिए भी नहीं। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए नहीं, संविधान संशोधन के मामले में भी नहीं बुलाया जाता है, और बाकी अन्य मामलों में बुलाया जाता है, अन्य संशोधन पर। तो
अन्य कानून पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे विधेयक पर विचार विमर्श और निर्णय लेने के लिए जहां दोनों सदनों के बीच असहमति हो। बिल्कुल, यही 4 वाला केवल आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? डी वाला। डी वाला सही है, बाकी सब गलत थे। आगे अगर हम ये 44 वाले को देखें तो कह रहे हैं कौन सा नीति आयोग के कार्य हैं। तो नीति आयोग के कार्य क्या है दोस्तों? राज्यों को धन आवंटित करना। ये तो दोस्तों वित्त आयोग का काम है ना, वित्त आयोग राज्यों को पैसा बांटता है, तो ये तो गलत हुआ। दूसरे में कह रहे हैं सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना। यस, क्योंकि जो नीति आयोग जो नीति बनाता है उसमें राज्यों की एक तरह से समर्थन लेता है कि भाई आपका भी हम समर्थन चाहते हैं। तो ये तो यहाँ पर ये हुआ, ये दूसरा वाला सही है आपका यहाँ। दीर्घकालिक नीति रूपरेखा तैयार करना, यस ये भी सही है। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम स्वीकृति दोस्तों वो संबंधित मंत्रालय से होती है, इससे नहीं होती, तो ये आपका गलत होगा। केवल 2 और 3 आपका यहाँ सही हुआ, तो केवल 2 और 3 आपका ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। हम लोग अब प्रश्न संख्या 45 को, बहुत अच्छा, जिसमें आपसे कह रहे हैं भारत के उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है। तो भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं उसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है आखिर सही क्या है। तो जरा हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। पहला वाला कह रहे हैं भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि दोस्तों भारत में कुल 25 ही हाई कोर्ट्स हैं और 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वाभाविक सी बात है, कहीं कहीं ऐसा भी है कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। तो ये वाला तो गलत हुआ। तो ए हमारा जहां जहां है वो तो उत्तर नहीं होगा। स्वाभाविक सी बात है कि बी ही हमारा हो जाएगा, पता चल गया। इसका मतलब अब हाई कोर्ट्स को विधायी और कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक समीक्षक शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालयों को जारी करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के रिट, बिल्कुल सही है। रिट भी जैसे 5 तरह के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो बी और सी सही हुआ। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। कह रहे हैं दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ के बताना है कि आखिर किस देश के व्यक्तियों पर यह सीएए लागू होता है। तो बहुत बढ़िया, आप लोग जानते हैं जो इस्लामिक कंट्री हैं जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके लिए है कि वहां के अल्पसंख्यक आएंगे, यानी गैर मुस्लिम आएंगे तो नागरिकता दे दी जाएगी। अगर यहाँ के मुस्लिम आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं देगी, क्योंकि मुस्लिम प्रताड़ित होकर नहीं आएंगे। तो यही बात है, 1, 2 और 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दोस्तों 47 वाले को अगर देखा जाए तो ये मिलाने वाला बात है यहाँ पर, संविधान का भाग विषय, तो बड़े अच्छे से हम लोग इसको मिलाएंगे। ये 9 बी किससे संबंधित है? संविधान 9 किससे संबंधित है? पंचायत से। 9 ए किससे संबंधित है? शहरी निकाय से। 9 बी सहकारी समितियों से, ये तो जानते ही आप। ये 13 वाला किससे? व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, भाग 9। ये भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। और ये भाग जो 13 दिया गया है, ये सॉरी 8 है, ये भाग 8 ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग ये 48 वाले को देख लें तो निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे प्रभावी सुरक्षा मानी जाती है? तो दोस्तों जानते हैं हमें दोस्तों न्यायिक उपचार में 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं दोस्तों। 5 प्रकार के रिट की बात की गई है, क्या दोस्तों? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इतना तो आप लोग जानते हैं। इन्हीं में से दोस्तों ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रभावी सुरक्षा माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है ना कि अगर कोई किसी को बंदी बना लेता है, चाहे वो मतलब सरकारी आदमी हो चाहे वो आम आदमी हो, तो उसको दोस्तों ये कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो डी हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत ये शुरू किया जा सकता है? तो दोस्तों जैसे आईएएस आईपीएस है, इसी तरह का अगर मतलब कोई और नया प्रावधान लाना होता है तो दोस्तों ये राज्यसभा में दोस्तों 2/3 बहुमत से पारित होना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? अनुच्छेद 312 से। तो अनुच्छेद 312 के प्रावधान के तहत ये शुरू होता है। आगे यहाँ पर हम देखें ये 50 वाले में, तो कर रहे हैं कि ये दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि दल बदल विरोधी कानून के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। देखें यहाँ पहले वाले में कर रहे हैं अध्यक्ष का निर्णय
अंतिम होता है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं मेरे भाई, अभी मैंने बताया था अध्यक्ष का निर्णय सर्वे सर्वा नहीं होता है, उस पर चुनौती दी जा सकती है और न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत है, तो ये गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेता है, तो अयोग्यता पर दोस्तों यहाँ पर ये निर्णय तो चुनाव आयोग का काम यहाँ पर नहीं है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। पार्टी बदलने पर सभी विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर वो 2/3 के साथ अगर जाते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, तो उन्हें विलय माना जाता है, तो वो भी कर सकते हैं, ये भी गलत है। और अध्यक्ष के निर्णय के बावजूद अयोग्यता न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यही मैंने बताया कि वो न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है, तो डी वाला सही है आपका। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये 51 वाले में, तो देखें 51 वाले में कह रहे हैं कि राज्यपाल के आदेश, 51 वाले में आपसे कह रहे हैं कि राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई दोनों सदन में से कोई एक सदन नहीं चल रहा है, तो कोई कानून जरूरी होता है, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति के माध्यम से लाया जाता है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है, हमें सही उत्तर बताना है यहाँ। तो पहले वाले स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो कह रहे हैं यह राज्य विधानमंडल के साथ सह व्यापक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। आप ये पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। इसका उपयोग तब भी किया जा सकता है जब केवल विधान परिषद सत्र में हो। नहीं मेरे भाई, जब दोनों में से कोई भी अगर न रहे तब किया जाता है। तो ये अब तीसरे वाले स्टेटमेंट को अगर देखें तो कह रहे हैं यह विधानमंडल के पुनः एकत्र होने के 6 सप्ताह बाद कार्य करना बंद कर देता है, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें 52 वाले में, तो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग क्या है, तो इसके बारे में हमें बताना है। अनुच्छेद 344 के बारे में पूछ रहे हैं। तो संविधान लागू होने के 5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सिर्फ एक बार गठित निकाय होता है, तो यस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ 53 वाले को देखें, एक सेकंड ये थोड़ा सा सेट करने दें। अब देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा क्षेत्रीय परिषदें अपने मुख्यालय से सही ढंग से मेल खाती हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। तो यही है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चंडीगढ़, पश्चिमी का मुंबई, दक्षिण का चेन्नई, मध्य का भोपाल, तो एक पूर्वी इसमें नहीं दिया है, कोलकाता हो जाता है उसका। तो यहाँ पर चारों के चारों अपने सही सुमेल खा रही हैं, तो यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ पर 53 का डी होगा। आगे यहाँ पर दोस्तों ये 54 वाले को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से ध्यान देंगे। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में यहाँ कुछ बातें लिखी गई है, पढ़ के बताना है सही क्या है। तो भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, नहीं भाई प्रधानमंत्री होता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका उत्तर बी हो गया। इतना आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं, इतना पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, यानी बी और सी ऑटोमेटिक सही है। आगे अगर हम लोग देख लें तो ये निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां विशेष रूप से लोकसभा अध्यक्ष में निहित हैं, न कि राज्यसभा में, तो बताना है आपको। लोकसभा के सदस्यों के लिए 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोध मामलों का फैसला करना, यस। तो ये वाला पहला वाला तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पहला वाला तो आपका यहाँ ये सही हो जाएगा। दूसरा वाला हम कह रहे हैं संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है, यस लोकसभा, यस। राज्यसभा नहीं करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष वो जो पीठासीन होते हैं। धन विधेयक को दोस्तों मंजूरी देते हैं, ये भी सही है। और संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति, तो संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना, ये काम तो दोस्तों ये राज्यसभा भी कर लेता है, ऐसा नहीं, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी करते हैं और उपराष्ट्रपति भी कर लेते हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो 55 का आपका सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें इसके 56 वाले में, तो देखें 56 वाले में आपसे क्या कह रहे हैं कि संसदीय सचिवों के बारे में, जो संसदीय सचिव होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ये हमें बताना है संसदीय सचिव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो 75 के तहत उसके पद का प्रावधान है, नहीं। मंत्रिमंडल का सदस्य माना जाता है, नहीं। लाभ के पद के आधार पर न्यायालयों द्वारा उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है, तो यस, यही ऑप्शन सी सही है। अभी आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। देखें 57 के बारे में जो कह रहे हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी जो होते हैं, तो उसके बारे में दिया है। तो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान कहाँ है, कि अनुच्छेद 350 बी में दिया गया है।
तो इतना याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, सही है। और संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आता है, नहीं, ये 50B के अंतर्गत आता है। तो 57 का आपका जो उत्तर होना चाहिए वो ये, सॉरी, यहाँ संसद को अपनी नहीं रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये राष्ट्रपति को। मैंने बताया था पहले ही ना कि जितनी लगभग संस्थाएं सब लोग राष्ट्रपति के पास ले जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्रपति इसे पटल पर रखवाता है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला। तो केवल आपका ए बी सही है, यानी एक ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगर यहाँ पर हम देखें 58 वाले में, तो ये आपको कुछ क्रोनोलॉजी का प्रश्न दिया गया है, बताना है सही क्या है। तो बलवंत राय मेहता समिति ये कब आई थी दोस्तों? ये 1957 में आई थी। इसके 20 साल बाद 1977 में आई थी ये अशोक मेहता, जो द्विस्तरीय पंचायत का सुझाव दिए थे, और बलवंत राय मेहता तीन स्तरीय का दिए थे। और ये राव वाला जो था ये 1985 में आया था, और जो सिंघवी आया था ये 86 में। सी से सिंघवी, सी से 6। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सब आपके ए वाला हो जाएगा। सबसे पहले ये तो ए ही होगा, ये फिर ए के बाद ये, सॉरी, ये 85 को हमने 58 लिख दिया है यहाँ पर, तभी तो गड़बड़ हो रहा है। ये 85 है, बोला सही था, लिखा गया गड़बड़। तो 57, 77, 85, 86, तो ए बी सी डी करके है। 58 आपका सीधा सीधा ए हो जाएगा आपका। आगे देख लें हम अगर ये 59 वाले में, तो अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग क्या है, इसके बारे में हमें सही बताना है। तो देखें, केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध जो टैक्स आय है, शुद्ध कर आय के वितरण की सिफारिश करता है, बिल्कुल सही है। एक अस्थाई संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है लेकिन अस्थाई नहीं है, एक समय के लिए दोस्तों इसे गठित किया जाता है, एक टाइम पीरियड के लिए, 5 साल 3 साल जैसा भी हो। तो ये गलत है। राज्य संसाधनों को बढ़ाने का उपाय करता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये मतलब राज्य संसाधनों को बढ़ाने का उपाय करता है, तो ये सही है। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, 1 और 3। देखिए प्रश्न संख्या 60 में आपसे नालसा के बारे में पूछ रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नालसा क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये जो गरीब है, असहाय हैं, कमजोर हैं, उनको फ्री में न्याय देने के लिए व्यवस्था की गई थी। यह 1987 के तहत किया गया था, लेकिन ये 1995 में जाकर ये बना था। यह एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों 61 वाले को हम देखें, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये जापान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। इसी के तर्ज पर एक आता है दोस्तों, कानून द्वारा स्थापित विधि। तो विधि आएगा तो यूके से हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया आएगा जापान से। तो आप जापान में पान है, तो यहाँ पर आप जानते हैं पान है, तो प से पान, प से प्रक्रिया, तो याद रखे रहेंगे, तो ये आपको भूलेगा नहीं। आगे देख लें हम 62 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं विचाराधीन कैदियों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? विचाराधीन कैदी मतलब जिस पे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो इसके संबंध में कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो इनको निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है, यस। त्वरित कार्रवाई, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही है। न्यायिक अनुमति के बिना हथकड़ी लगाने का विरुद्ध अधिकार है, यस, ये भी सही है। चुनाव मतदान करने का अधिकार इनको नहीं होता है, जो विचाराधीन कैदी होते हैं। तो 1 2 3 सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग ये 63 वाले को देखो, तो भारतीय संदर्भ में वोट का अधिकार है। तो भारतीय संदर्भ में वोट का अधिकार क्या है? तो वोट का अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट तो नहीं है, संवैधानिक अधिकार तो नहीं है, यह एक वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निकाय लाभ का पद धारण करने के आधार पर सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवादों का फैसला करने के लिए सशक्त है? तो दोस्तों चुनाव आयोग, राष्ट्रपति के सिफारिश के यानी राष्ट्रपति के परामर्श के बाद चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ। तो हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 65, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक कंसेप्चुअल प्रश्न। पंचायत अधिनियम 1996, जिसे हम लोग पेशा अधिनियम कहते हैं दोस्तों, ये पेशा अधिनियम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अभी मैंने बताया था दोस्तों कुछ देर पहले, कि जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन का कानून दोस्तों था पंचायतों के लिए, यह हमारे 5वीं अनुसूची पर लागू नहीं होता है।
तो क्या 5वीं अनुसूची वाले में ग्राम सभा नहीं होगी, वहां प्रधानी नहीं होगी? तो होगा मेरे भाई, वो पेशा कानून के तहत होता है, जिससे उनका कल्चर बचा रहे, इसलिए होता है। दोस्तों ये पेशा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, यानी शेड्यूल एरिया तक पंचायतों का बढ़ावा करना, पंचायतों को फैलाना। तो दोस्तों यही है। तो कह रहे हैं यह क्या प्रावधान करता है? तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ दोस्तों जो ये पेशा कानून जहां लागू होता है, अब तक दोस्तों ये कुल 10 राज्यों में लागू है, अभी मैंने बताया था। तो ये भूमि, वहां अगर भूमि अधिग्रहण करना होता है तो ग्राम सभाओं से पहले परमिशन लेना पड़ता है, सही है। स्थानीय जो संसाधन है और लघु वनोपास पर, यानी वन उत्पाद पर ग्राम सभा का नियंत्रण होता है, ये भी सही है। और मैंने बताया ये 5वें मतलब ये 73वां 74वां का कानून 5वें अनुसूची पर लागू नहीं होता है, तो इसके लिए पेशा लागू किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं क्या यह 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए होता है? तो नहीं मेरे भाई, ये जो पेशा है ये 5वें के लिए होता है, क्योंकि 5वें पर सामान्य कानून वो पंचायत वाला लागू नहीं होता है, तो ये 5वीं अनुसूची पर पेशा लागू होता है। तो ये आपका गलत हो गया तीसरा जहां गलत है दोस्तों, तीसरा जहां है आप काट देंगे तो आपका उत्तर ए निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब चौथा भी सही है, शासन में प्रथागत जनजाति प्रथाओं की मान्यता, यस सब सही है। यहाँ पर केवल 3 गड़बड़ था। आगे वाले में आपसे कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद क्या है? नाम में भी लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि एकता परिषद, यानी एकता को बनाए रखना। नेहरू जी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे अगर, 1961 में नेहरू जी ने क्षेत्रवाद, धर्मवाद, जातिवाद इत्यादि जो मसले थे इनको सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किए थे। तो यही है दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली यह एक कार्यकारी निकाय है, यानी इसे बनाया गया था। ये ये संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, इसे कानून के माध्यम से बनाया गया था। आगे दोस्तों यहाँ कह रहे हैं 67 में कि निम्नलिखित में से कौन सी क्षमा शक्तियां, आप लोग जानते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति को क्षमा शक्तियां प्राप्त हैं, कितनी कितनी हैं वो आप लोगों को पता होगा। तो क्षमा शक्तियां राष्ट्रपति के लिए अनन्य है, यानी बहुत हैं, और राज्यपाल के लिए उपलब्ध नहीं है। तो यानी ऐसी कौन सी क्षमा शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को मिली हुई है और वो राज्यपाल को नहीं है? तो सिर्फ जानते हैं दोस्तों, मृत्युदंड का ऐसा मामला है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को रोक सकता है और राज्यपाल नहीं रोक सकता है। बाकी अन्य जो क्षमादान है वो राष्ट्रपति को भी उतना है और राज्यपाल को भी उतना है। आगे दोस्तों अगर हम देखें यहाँ ये 68 वाले में, तो यहाँ आपको दोस्तों यहाँ कथन दे दिए हैं और कारण। कथन में कह रहे हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को अक्सर लघु संविधान कहा जाता है। तो बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि उस समय वो इमरजेंसी वाला दौर भी था और इंदिरा गांधी जी ने इतना ज्यादा संविधान संशोधन करके इतना सारा नए प्रावधान ऐड कर दिया था, लोग कह रहे थे भाई ये तो छोटा संविधान आपने बना दिया। तो यही है, बिल्कुल सही है। इससे प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्यों में व्यापक परिवर्तन किए गए और न्यायपालिका की शक्तियों को कम कर भी किया दिया गया थोड़ा सा। तो बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हैं इसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो भी 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से वो भी बड़ा संशोधन किए थे। तो यहाँ पर जो पहला सही है कथन, कारण भी सही है और इसको एक एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आपका जो होना चाहिए आंसर दोस्तों ये ए हो जाएगा, दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। आगे यहाँ पर हम लोग 69 में अगर देखें तो कह रहे हैं कि भारत में न्यायालय की अवमानना की शक्ति को, या अवमानना मतलब न्यायालय का अपमान की शक्ति को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। तो अब हम देखें अगर प्रश्न संख्या 70 को, तो कह रहे हैं कौन सा कार्य लोक लेखा समिति का नहीं है? तो लोक लेखा समिति आप लोग जानते हैं वही 22 सदस्यों वाली 15+7। तो इसका कौन सा कार्य नहीं है? तो पहले में कह रहे हैं सरकारी व्यय प्रस्तावों को मंजूरी देना। नहीं मेरे भाई, सरकारी व्यय प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम संसद का होता है, इनका नहीं है। तो पहले ही हमें मिल गया, यही गलत है। तो इसका मतलब और सारे सब जो दिए गए हैं इसको पढ़ लीजिए, सब अपनी जगह पे सही है। यहाँ ये जो उल्टा पुल्टा लिखा गया है CAG है, कैग। कैग की ऑडिट की रिपोर्ट की जांच भी करता है, लेकिन जांच बाध्यकारी नहीं होते हैं। वित्तीय अनियमितताओं के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना। तो सब सही थे, यह केवल ए नहीं सही था। 71 वाले को अगर हम लोग देखें
तो देखें, इमरजेंसी से संबंधित एक अच्छा प्रश्न दिया है कंसेप्चुअल। कह रहे हैं अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है। तो आप लोग खूब पढ़े हैं, हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संघीय संरचना एकात्मक प्रकृति की हो जाती है, यानी सारी शक्तियां लगभग केंद्र के पास चली आती हैं। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 तहत मौलिक अधिकार जो होते हैं वह स्वतः ही सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित, यस ये भी सही है। लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, तो यस ये भी सही है। यानी मतलब जितना उसका टाइम खत्म हो गया तो उसके बाद भी 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। और न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा शक्ति खो देती है, नहीं मेरे भाई, वो कैसे शक्ति खो देगी, इतना ज्यादा वो नहीं होता है। वो उसकी न्यायिक समीक्षा की शक्ति रखती है न्यायपालिका, ऐसा नहीं है। तो चौथा गलत है केवल। तो आपका जहां जहां 4 है आप काट देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ए। आगे अगर हम देखें यहाँ 72 वाले में, तो संविधान सभा के बारे में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये संविधान सभा के बारे में आपसे कह रहे हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा सही है। तो सही है, हमें सही उत्तर देना है। तो पहले में कह रहे हैं इसे कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाया गया था, लेकिन बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तहत इसे वैधता प्राप्त हुई। तो बिल्कुल 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता के वापस जाने के बाद इसने एक संप्रभु निकाय के रूप में काम किया। तो यह संप्रभु निकाय माना गया उस समय, उसके बाद उनको जाने के बाद हम संप्रभु हो ही। अगर हम लोग ये तीसरा वाले स्टेटमेंट को देखें तो कह रहे हैं इसमें नए संविधान के लागू होने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 में संशोधन करने की शक्ति थी। तो बिल्कुल 3 के तीनों हमारे सही हैं, तो ऑप्शन हमारा डी होगा। आगे अगर हम लोग ये 73 वाला देखें तो आदर्श आचार संहिता से संबंधित है। आदर्श आचार संहिता क्या है दोस्तों? चुनाव आयोग के द्वारा एक नियमावली, एक तरह का कोड है जो जारी करती है सभी पार्टियों वगैरह को कि आपको क्या नैतिकता धारण करनी है। तो कह रहे हैं कि यह आरपीए अधिनियम 1951 के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, बाध्यकारी कोड है। तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। जब चुनाव आता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक नियमावली होती है, जिसे नैतिकता का कोड एक तरह कह सकता है, वो जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है ये हमेशा लागू रहता है। तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं कौन सा गलत है, तो यही गलत है, यही हमारा उत्तर होगा। आगे दोस्तों हमें क्या, इसका मतलब आगे सब सही होंगे। इसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा लागू किया जाता है, ये भी सही है। और यह चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करता है, कोई भी पार्टी सभी पार्टियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए। और यह प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाता है। तो सब सही थे, केवल ए वाला गड़बड़ था हमारा। आगे दोस्तों 74 में कह रहे हैं न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता जिसे आप लोग पीआईएल कहते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति, दोस्तों अब हम लोग देखते हैं ये प्रश्न संख्या 74 को, न्यायिक सक्रियता के बारे में कर रहे हैं। न्यायिक सक्रियता कौन लेकर आया था दोस्तों? ये पीएन भगवती करके एक न्यायमूर्ति थे, वो लेकर आए थे दोस्तों। क्यों लेकर आए थे कि न्यायिक सक्रियता होता क्या है, जैसे कि किसी मसले पर कानून बनाना, सरकार कानून नहीं बना रही है, वो बहुत जरूरी है, तो न्यायालय दोस्तों उस पर कानून बना देती है। तो जिसे कुछ लोग विरोध करते हैं, भाई आपका काम न्याय देना है, आप कानून कैसे बना रहे? कानून बनाना तो काम संसद का है। तो दोस्तों यही राष्ट्रीय न्यायिक सक्रियता अन्य अंगों की शक्तियों पर अतिक्रमण कर सकती है, यह निम्नलिखित का उल्लंघन है। तो इस किसका उल्लंघन माना जाता है? शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन माना जाता है। क्यों? क्योंकि सब लोग कहते हैं ना कि आपका काम न्याय देना है, कानून बनाना नहीं। आप क्यों कानून बना रहे हैं? कानून बनाना तो काम तो संसद का है। तो यही है कि जरूरी मसलों पर कानून बना देते हैं और लोग शक्तियों के पृथक्करण का हवाला देने लगते हैं। 75 में दोस्तों यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि राजकोषीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताना है सही क्या है। तो पहला वाला देखें अगर हम लोग, कैग भारत की संचित निधि से सभी व्ययों का लेखा जोखा करता है, बिल्कुल करता है। कैग राज्य सरकारों के वार्षिक खातों को प्रमाणित करता है, सही है। कैग की सिफारिशें लोक लेखा समिति पर बाध्यकारी होती हैं, नहीं दोस्तों यही गलत है। जो कैग होती है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की सिफारिशें, वो लोक लेखा समिति पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, सिर्फ सलाहकारी होती हैं, उन पर बाध्यकारी नहीं है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कह रहे हैं कैग के पास स्पष्टीकरण के लिए मंत्रालयों को बुलाने का अधिकार है। तो यस, तो 1 2 4 आपका सही है, 3 गलत है। तो देख ले हम लोग 3 जहां जहां है, हमसे कह रहे हैं सही क्या है। तो 3 जहां होगा उसको हम काट कर दें, आपका 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ जो ये अपना टेस्ट सीरीज आज तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की, इसका दोस्तों इसको हम यहीं पर रोकते हैं पार्ट ए नाम देकर। इसके बाद दोस्तों जस्ट इसके बाद हम लोग पार्ट बी लेकर आएंगे, यहीं से इसके आगे से सारा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों यहीं पर रोक रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट बी में। नमस्कार।